आज क्यों करना? कोई नहीं, चैप्टर भी इजी है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटे कैसे हो, ठीक हो? कंफर्मेशन दे दो जल्दी से मुझे। सिर्फ हमजा को आवाज आ रही है? चले, थैंक यू बेटा। चले जनाब, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 18। बेटे चैप्टर नंबर 16 क्या है? बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डील कर रहा है। वर्टिकल है, आपने मोर देन 60% ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो 40% जो है वो मुझे आपसे थ्योरेटिकल ये चैप्टर है वो डिस्कस करना है। तो बेटे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे पास बिजनेस में फाइनेंस आने के, पैसा आने के दो सोर्सेज हैं, ठीक है भाई। एक सोर्स है हमारे पास डेट और दूसरा सोर्स है हमारे पास इक्विटी। वो इस चैप्टर में वो जितने भी दो सोर्सेज हैं, कैसे कैसे आप इक्विटी के थ्रू कैश जनरेट कर सकते हो, कैसे इक्विटी इशू होती है, कैसे शेयर्स इशू करते हैं, पैसा कैसे आता है, और डेट्स के लिए कैसे पैसा आता है, और डेट्स के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं, उसकी डिटेल गिवन है इस चैप्टर में। उसके लिए आप अपनी बुक्स को साथ साथ ओपन रखिएगा, मैं यहीं पे आपको पॉइंट एलेबोरेट कर दूंगी। पेज नंबर 539 इस चैप्टर से रेलेवेंट मोस्टली नहीं पूछता, आता भी है अगर कभी 2-3 मार्क्स का, नॉट मोर देन 2-3 मार्क्स, लेकिन खैर सिलेबस में सो दैट वी हैव टू डिस्कस। तो सबसे पहले पेज नंबर 539 पे देखो, वो इक्विटी को डिस्कस करता है। इक्विटी की बात करें तो बेटे आपका इक्विटी का पोर्शन जिसमें शेयर कैपिटल है, आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, उसका प्रीमियम और इक्विटी के बाकी सारे कंपोनेंट्स आते हैं जो कि आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस है। उसमें वो कहता है कि जनाब इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में आपने दो तरह के शेयर्स पड़े हुए हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, में इनकी डिटेल में नहीं जाती। जो शेयर होल्डर्स ये शेयर्स ऑप्ट करते हैं उनको दो तरह का बेनिफिट चाहिए होता है। एक रेगुलर बेसिस पे उन्हें रेवेन्यू रिटर्न चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और दूसरा उन्हें कैपिटल गेन चाहिए। कैपिटल गेन क्या है कि आज शेयर अगर मैंने $1 में खरीदा तो कल मार्केट में मुझे ज्यादा पैसों में बेच के उस पर कैपिटल प्रॉफिट भी चाहिए। तो जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा शेयर्स उस कंपनी के परचेज करेगा जहां पे उसे दोनों तरह के रिटर्न्स की श्योरिटी होगी, उसे डिविडेंड भी रेगुलर बेसिस पे चाहिए और इसके अलावा कैपिटल गेन भी चाहिए। अब दो तरह के शेयर्स बहुत डिटेल में आपने पढ़े हुए, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स क्यों कहते हैं? प्रायोरिटी होती है ओवर ऑर्डिनरी शेयर्स दो टाइम्स पे, कि जनाब जब डिविडेंड मिलेगा तो उनको पहले दिया जाएगा, दूसरा फिक्स रिटर्न होगा उनके डिविडेंड का, और तीसरा जब पैसे वापस करने का टाइम आएगा तो तब भी वाइंडिंग अप के टाइम में हम पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वापस करते हैं। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, हम यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स नए हैं, मैं उस पर फोकस रखूंगी। देखें जनाब, शेयर्स को कैसे इशू किया जाए। आपने कंपनीज पढ़ी हुई है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में सुना हुआ। तो बेटे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उन्होंने अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू करने हैं, ऑफर करने, कैसे ऑफर किया जाए। तो बेटे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक कंपनी अभी आपने रजिस्टर करवाई है, बनी है, मार्केट में ऑलरेडी उनका शेयर कोई भी अभी ट्रेड नहीं हो रहा, एक्सेस नहीं हो रहा, वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जा सकती है, किसी को भी, और स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जा सकती, मार्केट में नहीं अभी इन हो सकती, तो लोगों को उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। उसे स्टॉक एक्सचेंज में आने के लिए, मार्केट में आने के लिए कंपल्सरी है कि उसके एटलीस्ट 25% जो शेयर्स हैं वो ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हों, ऑलरेडी सेल हो चुके हों। नई कंपनी बनाइए, एटलीस्ट उसके 25% शेयर्स जब तक बिकते नहीं हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो उसके वो जो इनिशियल 25% शेयर्स हैं वो कहाँ बेचे जाएं। तो उसके लिए क्या होता है, देखो उसने कुछ टर्म्स यूज की हुई है। पहली बात ये है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप नई कंपनी बनाइए, सबसे पहले जब आप अपने शेयर्स इशू करोगे, वो जो इनिशियल 25% शेयर्स इशू करोगे वो किसको करोगे? वो जनरल पब्लिक को नहीं होते, बल्कि बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ बैंक्स होते हैं जो जनाब आपके बिजनेस पे ट्रस्ट करते हैं, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं, आपकी एबिलिटी को, आपके रिसोर्सेज को देखते हुए आपकी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो परचेज करते हैं। तो जनाब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पब्लिक कंपनी के इनिशियल शेयर्स को परचेज करते हैं, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या उन ब्रोकर्स को या उन बैंक्स को हम बोलते हैं, जो शेयर्स आप इशू करें उन्हें बोलते हैं प्राइवेट प्लेसिंग। प्राइवेट प्लेसिंग क्या है? इनिशियल
पब्लिक लिमिटेड कंपनी के वो शेयर्स जो इनिशियली आप इंस्टीट्यूशंस के थ्रू सेल करवा रहे हो, ब्रोकर के थ्रू उनको सेल हो रहे हैं। उसके बाद जब वो 25% शेयर इंस्टीट्यूशंस को सेल हो जाते हैं, आपके पास पैसा आ जाता है, आप अपने ट्रेड के बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। फिर जैसे ही बिजनेस एक्सपेंड होता है, आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, आपको नए शेयर्स और भी इशू करने। तो अब आपने सोचा कि जनाब हमारे 25% शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, हमारे पास पैसा आ चुका है, आप स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करवाते हो, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर करते हो। इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है कि जनाब आप स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होने जा रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आप जनरल पब्लिक को फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू कर रहे हो, ये इंट्रोडक्शन हो गया। फिर उसके बाद आता है कि फर्दर आपको शेयर्स इशू करने पड़ते हैं अगर उसके बाद भी, तो आपके पास स्टॉक एक्सचेंज के अलावा कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? राइट इशू का ऑप्शन अवेलेबल है। राइट इशू क्या है? जनाब बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने कि राइट इशू क्या है। आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स ऑफर करते हो एट अ प्राइस दैट मस्ट बी लेस देन प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इस वक्त जितनी भी होगी, फर्ज करें मेरा एक शेयर मार्केट में 2 रुपए में बिक रहा है और मैं वो 2 रुपए में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देने की बजाय एक शेयर जो है वो $1.5 में बेच देती हूँ $2 की बजाय, तो क्या है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इंसेंटिव मिल जाता है कि जनाब वो हमसे $1.5 का खरीद के मार्केट में फॉरन से $2 का बेच सकते हैं, तो उनको फॉरन से कैपिटल गेन $0.5 पर शेयर मिलता है। और कंपनी को क्या बेनिफिट होता है? नए जो ऑनर्स हैं उनको अप्रोच नहीं करना पड़ता, डाइवर्जन नहीं होती, ज्यादा ऑनरशिप जो है वो स्कैटर्ड नहीं होती और प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू नहीं करना पड़ते। इशूज के जो एक्सपेंडिचर्स और प्रोसीजर है वो सेव हो जाता है। बोनस इशू क्या चीज है बेटे? हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट के केस में जो रिटर्न देते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, और समटाइम डिविडेंड हम इन द फॉर्म ऑफ कैश पे करने की बजाय फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें शेयर्स इशू कर देते हैं। द कंपनसेशन ऑफ डिविडेंड, that issuance of shares is called right bonus issue, and as you know ये free of cost हम issue करते हैं, तो bonus shares के केस में फाइनेंस रेज नहीं होता, उसके लिए हम कंपनी के जो कैपिटल रिजर्व्स होते हैं उन्हें यूटिलाइज करते हैं। ओके जी, आफ्टर देन डेट की ये तो हो गई हमारी इक्विटी कि इक्विटी जो है वो प्राइवेट कंपनी के तो इन हाउस ही शेयर सेल हो जाते हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो हैं वो जब हम इनिशियल पब्लिक ऑफर, सबसे पहले पब्लिक ऑफर करनी होती है, तो उससे पहले मतलब पब्लिक ऑफर करने से पहले हम क्या करते हैं, 25% शेयर्स जो हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, बैंकर्स को या ब्रोकर्स को बेचते हैं, पैसा आता है, कारोबार स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब पब्लिक को इशू करने होते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जब हम जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू कर रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं इंट्रोडक्शन। अब डेट की बात करें तो बेटा डेट आपने बहुत डिटेल में FAR 1 में पढ़ा हुआ है, 2 में भी पढ़ा हुआ है कि जनाब डिबेंचर्स हैं, ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स हैं, इन चीजों को पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे वो रिपीट नहीं करूंगी। कुछ डिफरेंट चीजें हैं वो यहाँ मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी। पहले तो मुझे ये बताओ, डेट के केस में हमें सिक्योरिटी देना पड़ती है, ठीक है। अब वो सिक्योरिटी में हम अपने एसेट्स की ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स रखवाते हैं, उन्हें मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथेकेशन कहते हैं। ये चीजें पढ़ी हुई हैं आपने? अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हफ्जा, अदनान जी बेटे। मैम जी ये प्लेज पढ़ा हुआ है, मॉर्गेज खत्म कर दिया था, मॉर्गेज भी पढ़ा हुआ है लेकिन मतलब ये रिसेंटली तो मॉर्गेज मालूम है ना, खत्म। हाँ वो तो आपको जी जी मालूम है ना, वैसे तो मालूम है ना कि बेसिकली आपके जितने भी एसेट्स होते हैं उनके ऑनरशिप सर्टिफिकेट एज अ सिक्योरिटी देते हो। चलो प्लेज क्या यस पढ़ा यस। हुआ है? प्लेज मैम ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी के हाँ, अगेंस्ट हम जो रखवाते हैं कर्जा उसे प्लेज लेते हैं, कहते हैं। तो अगर इमूवेबल हो तो उनको मॉर्गेज कहते हैं, बस ये मॉर्गेज फर्क है, कहते हैं। बाकी सब चीजें। बॉन्ड्स की बात करें तो बेटा जी बॉन्ड्स क्या है? ये लोन सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह, ये चीजें पढ़ी हुई है ना? जी मैम जी इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई है। हाँ चलो ठीक है। पता है एक्चुअल में मैं टाइम स्पेयर करना चाह रही हूँ, जो हमारा एक लास्ट में इंपॉर्टेंट चैप्टर रह गया वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इसी में उन चीजों को रिपीट नहीं कर रही। बेटे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स दोनों लॉन्ग टर्म आपकी सिक्योरिटीज होती हैं, सिर्फ फर्क क्या है, अगर सिक्योरिटी दी हुई है सर्टिफिकेट्स के केस में तो उन्हें हम बॉन्ड्स बोलते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट्स उनके केस में सिक्योरिटी नहीं दी हुई तो वो आपके डिबेंचर्स कहलाते हैं।
मैम जी एक बात, ये जो इनिशियल पब्लिक को हम शेयर करते हैं, इनको अंडरराइटर भी तो कहते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ था लॉ हाँ, में। उनको अंडरराइटर भी कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटे, उसके बाद चलो, हैव यू एवर लिसन द टर्म ऑफ डिस्काउंट बॉन्ड? मैम डिस्काउंट पार पढ़ा हुआ है। हाँ, डिस्काउंट, पार वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है ना बेटे। जी जी, कुछ सर ने बताया बॉन्ड था। बेसिकली, ये जितने भी डिबेंचर्स या बॉन्ड्स होते हैं, इनके केस में हम इन्वेस्टर को इंटरेस्ट पे करते हैं। बाकी स्टूडेंट भी हैंड रेज कर सकते हैं, क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बेटे उसमें ये है कि हम अपने डेट फाइनेंसिंग के केस में इंटरेस्ट पे करते हैं, जिसपे हमें टैक्स शीट भी मिलती है, ठीक है। अब कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होती हैं जिनके केस में इंटरेस्ट का रेट बहुत कम होता है। अगर इंटरेस्ट का रेट बहुत कम हम अपने फाइनेंसर को ऑफर करते हैं, तो वो यूजली हमें पैसा नहीं देगा कि भाई यहाँ पैसा लगाने का मतलब है कि हमें रिटर्न कम मिल रहा है। उनकी कंपनसेशन के लिए हम क्या करते हैं, उनको कैपिटल गेन का इंसेंटिव देते हैं कि आप हमसे ये बॉन्ड, जो मार्केट में हमारा एक बॉन्ड 100 रुपए में बिक रहा है, आप हमसे 80 रुपए में खरीदिए। आपको पता है आप हमसे खरीद के फॉरेन मार्केट में बेचोगे, 20 का आपको फॉरेन जो है वो कैपिटल गेन मिल जाएगा। तो ऐसे बॉन्ड्स जिनके केस में हम बहुत कम इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्शन है, वो उस पर कैपिटल गेन फॉरेन से ले सकता है, ऐसे बॉन्ड्स को हम बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। या तो कंपनी इन्हें डिस्काउंट पे बेचती है और वो पार वैल्यू पे मार्केट में बिक जाते हैं। सिंपल इज दैट कि जनाब इनके केस में हमें कैपिटल गेन की अट्रैक्शन हम देते हैं अपने फाइनेंसर को। फिर इसके अलावा होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स में कि जनाब कूपन है ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं करते लोग, इंटरेस्ट के लिए इनको परचेज नहीं करते, बल्कि इन पे सब मैक्सिमम कैपिटल गेन इन पे मिलता है कि कंपनी बहुत कम पैसों में इन्हें बेचती है अपने फाइनेंसर को, और फाइनेंसर को मालूम है कि मार्केट में इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ज्यादा प्राइस पे बेच के उस पर कैपिटल गेन का बेनिफिट ले लेते हैं। हाँ, ये चीज आपने मेरा ख्याल है नहीं पढ़ी हुई होगी। हाइब्रिड सिक्योरिटीज की बात हम करते हैं। हाइब्रिड ये नहीं सिक्योरिटीज पढ़ा। पढ़ी नहीं? ये नहीं पढ़ी। नो मैम जी। हाइब्रिड सिक्योरिटीज में वारंट्स एंड कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आते हैं, नहीं पढ़ी हुई। हाइब्रिड सिक्योरिटीज बेटे ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जिनमें शेयर्स और जो डिबेंचर्स होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स मर्ज होती हैं जिनमें। जैसे अगर मैं बात करूं कन्वर्टिबल बॉन्ड्स की, वो एक हाइब्रिड सिक्योरिटी। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं बेटे जिसमें हम अपने फाइनेंसर को ऑप्शन देते हैं कि जनाब ये आपने हमसे बॉन्ड खरीद लिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप अपने बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले आपका स्टेटस हमारे लिए क्रेडिटर का था, जब आप कन्वर्ट कर लोगे हमारे शेयर होल्डर बन जाओगे, तो आपका पहले वाला स्टेटस खत्म हो जाएगा। ये एक उनको ऑप्शन दिया जाता है कि चाहो तो कन्वर्ट कर लो, चाहो तो ना कन्वर्ट करो। अब मैं कन्वर्ट करूंगी या नहीं करूंगी, मैं अपना फायदा देखूंगी कि बेनिफिट किस में है। जब मेरे पास बॉन्ड है, मैंने किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज किए हैं, मुझे उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है, ओके। अब अगर मैं उसे शेयर्स में कन्वर्ट कर लूंगी तो रिटर्न तो तब भी मुझे मिलेगा, लेकिन डिविडेंड की फॉर्म में मिलेगा। मैं देखूंगी ये कि जब मैं उन्हें शेयर्स में कन्वर्ट करूंगी तो वो पहले से डिसाइडेड होगा कि कितने मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, और पर शेयर मुझे कंपनी पैसे क्या चार्ज करेगी, वैल्यू क्या चार्ज करेगी। अब जनाब जब ये ऐसे बॉन्ड्स इशू होते हैं तो उसी टाइम में कंपनी अनाउंस कर देती है कि जनाब हम आपको एक बॉन्ड के बदले में 2 शेयर्स देंगे, आपका एक बॉन्ड 2 शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है और एक शेयर आपको $10 का मिलेगा। चाहो तो आप इसको जो है कन्वर्ट कर लो, चाहे तो नहीं। तो मैं देखूंगी कि जनाब अगर मुझे कन्वर्जन के लिए 1 ईयर का टाइम दिया गया है और आफ्टर 1 ईयर वो कंपनी मुझे एक शेयर 10 में दे रही है, मार्केट में इस वक्त वो 15 में बिक रहा है, तो मैं क्या करूंगी कि जनाब फौरन से अपने बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट करूंगी, कंपनी से शेयर्स खरीदूंगी, बॉन्ड सर्टिफिकेट्स, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स उनको वापस करूंगी, कंपनी से 2 शेयर $10 के हिसाब से खरीदे, मार्केट में बेच दिए, कैपिटल गेन। तो ऑलरेडी उस इन्वेस्टमेंट पर मुझे इंटरेस्ट का रिटर्न तो मिल ही रहा था। तो ये कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते हैं। अब इन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में होता क्या है कि कन्वर्जन के बाद जो आपका पुराना स्टेटस है वो खत्म हो जाता है, अब आपका स्टेटस जो है वो शेयर होल्डर का हो जाता है। लेकिन जब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं तो बेटे उस टाइम में बहुत सारी चीजें डिसाइड कर ली जाती हैं। वो चीजें क्या हैं, उसके लिए आप लोग अपनी बुक्स में पेज नंबर
546 पे आइएगा, आपकी बुक्स में पेज नंबर 546। इसमें देखो कुछ टर्म्स उसने लिखी हुई हैं जो कि मैं आपको इलेबोरेट कर दूं। एक टर्म लिखी हुई है कन्वर्जन रेट की, लिखी हुई है कन्वर्जन रेट के। जब आप शेयर्स कन्वर्ट करवाओगे, आपको एक शेयर कितने में मिलेगा, प्राइस ऑफ द शेयर, जो जिन शेयर्स को आपने ट्रेड करवाना है डिबेंचर्स के बदले में या बॉन्ड्स के बदले में, आपने जो शेयर्स लेने हैं कंपनी से, किस कीमत में लेने, किस प्राइस पे कंपनी आपको वो देगी एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, वो जो प्राइस है वो कन्वर्जन प्राइस कहलाती है, कन्वर्जन रेट कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी डिसाइडेड होता है कि एक बॉन्ड के बदले में कितने शेयर्स होंगे, कितने बॉन्ड्स के बदले में कितने शेयर्स आपको ऑफर किए जाएंगे, ये भी रेट पहले से डिसाइडेड होता है। कन्वर्जन वैल्यू क्या है कि जनाब आप जिन शेयर्स में अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट करवाने जा रहे हो, उस वक्त उनकी करंट मार्केट प्राइस क्या होगी, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन वैल्यू। तो भाई अब मैं कन्वर्ट करूंगी या नहीं करूंगी, ये डिपेंड करता है कि मार्केट में उस वक्त शेयर्स की कीमत क्या है। अगर मार्केट में उस वक्त शेयर्स की कीमत ज्यादा है, कंपनी से कन्वर्जन के बाद मुझे सस्ते पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर 10 में मुझे कंपनी ने दिया, मैंने 15 में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का। वो कहलाता है कन्वर्जन प्रीमियम। के कन्वर्जन के बाद फाइनेंसर को जो कैपिटल गेन मिलता है फ्रॉम परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन प्रीमियम। अब कन्वर्जन प्रीमियम होगा या नहीं होगा ये तो डिसाइड होगा एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, लेकिन कन्वर्जन रेट कितना होगा और कंपनी एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन कितनी प्राइस पे आपको शेयर्स ऑफर करेगी, वो कन्वर्जन वैल्यू, ये दो चीजें पहले से डिसाइड होती है। तो ये हो गए कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। एक चीज होती है वारंट्स, एक हाइब्रिड सिक्योरिटी ये हो गई कन्वर्टिबल बॉन्ड, दूसरी हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है उसे कहते हैं वारंट्स। वारंट्स क्या है, वो भी जस्ट लाइक बॉन्ड्स हैं कि आपको बॉन्ड्स के साथ ऑप्शन दे दिया जाता है कि जनाब आपने हमसे एक डिबेंचर या बॉन्ड, एक सर्टिफिकेट खरीदा है, इतने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, बीइंग आवर फाइनेंसर, आप हमारे फाइनेंसर हो, पहले से हमें पैसे दिए हुए हैं, तो हम आपके मशहूर हैं, उसके केस में हम आपको ऑप्शन ये देते हैं कि जनाब आप इतने टाइम पीरियड के, मुझे पता है मेरी कंपनी को इतने अर्से के बाद पैसों की जरूरत पड़ेगी, मैंने शेयर्स ऑफर करने, तो मैं अपने बॉन्ड होल्डर को ये ऑफर करती हूँ कि आप इतने टाइम पीरियड के बाद हमसे एक बॉन्ड के बदले में इतने शेयर खरीद सकते हैं। अब वो ऑप्शन अगर मैं अवेल करती हूँ, इट्स अप टू मी, लेकिन वो उस ऑप्शन को अवेल करने के बाद क्या होगा कि मैंने ऑप्शन अवेल करना है या नहीं करना, मेरा जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है वो चेंज नहीं होगा। जो पहले वाले बॉन्ड्स हैं उन्होंने कन्वर्ट नहीं होना, वो बॉन्ड्स भी आपके पास ही हैं, आपका स्टेटस एज अ क्रेडिटर ही रहेगा पहले वाला। तो आपने पहले भी कंपनी को पैसे दिए हैं, हाँ आपको ऑप्शन मिल गया है कि आप कंपनी के नए शेयर्स खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो इतने टाइम पीरियड के बाद, तो आप सेम टाइम में कंपनी के क्रेडिटर भी होगे, शेयर होल्डर्स भी होगा, आपका कन्वर्टिबल बॉन्ड के केस में पुराना स्टेटस खत्म नहीं होगा। तो अब उसमें तो सिर्फ स्टेटस चेंज होता है, इसलिए आप फाइनेंसर को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है कि अब मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे अगर आप चाहो तो हमसे शेयर्स खरीद सकते हो, जस्ट लाइक राइट इश्यू। राइट इश्यू में क्या है, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर्स ऑफर करते हो कम कीमत पे, एट अ प्राइस दैट मस्ट बी लेस देन मार्केट प्राइस। इसमें आप वही राइट इश्यू का ऑप्शन अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देने की बजाय एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स को, अपने क्रेडिटर को आप ऑफर कर देते हो कि मार्केट प्राइस से कम में चाहो तो खरीद लो। कंपनी को ये फायदा होगा, नए लोगों को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं देनी पड़ेगी, प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू करना पड़ेगा, बड़े सारे चार्जेस बच जाएंगे कि चलो जनाब जो पुराने लोग हैं हम उन्हीं के साथ डील करना आसान है, नए लोगों के साथ डील करना मुश्किल है। तो भाई अगर राइट ऑप्शन जो है, राइट इशू का ऑप्शन हम अपने उनको दे दें, डिबेंचर होल्डर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को दे दें, तो वो क्या है, वारंट्स है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट में जो उसने एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर 547 पे, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू निकालते हैं एनपीवी के थ्रू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हेल्प से इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो जब तक हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर नहीं पढ़ लेते, हम इस चैप्टर की एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व नहीं कर सकते। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे टोटली ये एग्जांपल बेस कर रही है। इसको जनाब आप पेज को टर्न कर लें, जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो उसमें मुझे याद करवाइएगा, बल्कि नेक्स्ट चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर मैं आपको वहां यहाँ ये सॉल्व करवा दूं। जी जनाब, लीजिंग पड़ी हुई है
ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, ये बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, इसको स्किप कर दें। जो जरूरी चीजें हैं हम वो बात करते हैं। अब आइए पेज नंबर 551 पे। इसमें सिर्फ जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको जस्ट वन टाइम आपने रीड आउट करना और कुछ भी नहीं करना, याद भी करने की इसको जरूरत नहीं। जी बेटे, पेज नंबर 551 पे अदर कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस उसने बताए। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के अलावा कंपनी में पैसा कहाँ से आ सकता है? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और शेयर्स के अलावा। तो अगर फिर पैसों की जरूरत है, मैंने नया कारोबार शुरू किया है, अब नया बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, तो मेरे पे ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा लोगों का। मैं कैसे लोगों को बताऊं कि भाई आप ट्रस्ट कीजिए, मैं इस काबिल हूं कि मैं अपना कारोबार अगर शुरू कर सकती हूँ तो मैं इस लेवल तक उसको पहुंचा दूंगी। बस पैसों की जरूरत है, और पैसा वही देगा जो आप पे ट्रस्ट करेगा, आपके बिजनेस परफॉर्मेंस पे रिलाई करेगा। तो मैंने तो बिजनेस अभी स्टार्ट किया, मेरी प्रीवियस बिजनेस परफॉर्मेंस की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो फिर मैं कहाँ से पैसा अरेंज करूं? उसके लिए होता यह है कि बेटे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मार्केट में ऐसे बैठे हुए हैं जो छोटे छोटे बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं और बिजनेस साइकिल को एक्सपेंड करने में हेल्प करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग जनाब आपकी एबिलिटीज को चेक करते हैं, आपके पास करंटली खुद का क्या है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, वो आपको जज करते हैं। और जज करने के बाद आपको स्क्रूटिनाइज, आपको इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो आप पे रिलाई करते हैं और आपको पैसा देते हैं एक खास टाइम पीरियड के लिए। कि लीजिए हमने आपको पैसा दिया, लेकिन वो पैसा पता है कैसे देते हैं? एज अ पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं। वो एज अ ऑनर आते हैं, लेकिन साइलेंट पार्टनर के तौर पे आते हैं। कोई उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं करना, आपको पैसा देना है, एज ए पार्टनर आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे, पैसा आएगा, आप कारोबार करोगे, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो आपको पैसा देते हैं और उसमें अब वो आपकी परफॉर्मेंस को भी चेक करते चले जा रहे हैं। अब प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से आप अपना शेयर ले रहे हो, उनको उनका शेयर दे रहे हो। प्रॉमिस टाइम में आपने अपने बिजनेस स्केल को जहां तक एक्सपेंड करना था कर लिया, कुछ आप जर्नल रिजर्व्स क्रिएट करते गए, आपने जो है वो रिजर्व अकाउंट क्रिएट करने शुरू कर दिए कि भाई इन भाई साहब ने 7 साल का हमसे प्रॉमिस किया था, 7 सालों के बाद हमने इनको इनका पैसा वापस करना है, और इन 7 सालों की इन्वेस्टमेंट के एंगेज में वो आपसे रिटर्न तो लेते रहे हैं। तो क्या होगा 7th ईयर के एंड में हमने क्या करना है, वो इतना पैसा इकट्ठा कर लिया होगा, हमने अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा लिया होगा, उन भाई साहब का शुक्रिया अदा करेंगे और उनको उनके पास पैसे वापस लौटा देंगे। अब ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ग्रोइंग बिजनेसेस का हाथ पकड़ के आगे तक ले जाते हैं, आपको हेल्प करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक के लिए, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, जो एक खास टाइम पीरियड के लिए समझ रहे हैं आपको कर्जा दे रहे हैं, लेकिन वो कर्जे के तौर पर नहीं, पार्टनर के साइलेंट पार्टनर के तौर पर ज्वाइन देते हैं। तो अगर इंस्टीट्यूशंस के अलावा यही हेल्प आप किसी अमीर आदमी से हेल्प ले लो, तो भाई उस अमीर आदमी को हम बिजनेस एंजल का नाम देते हैं। आपकी यही हेल्प अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करें तो हम उसे वेंचर कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। लेकिन अगर आपकी यही हेल्प कोई वेल्दी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन आपकी हेल्प करता है, तो फिर उस इंडिविजुअल पर्सन को फरिश्ते का नाम देते हैं, बिजनेस एंजल का हम नाम देते हैं। अब उसके बाद ये भी आपके लिए नई टर्म है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या है? कि आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के वो शेयर्स जो अभी आपने पब्लिक को ऑफर नहीं किए और ना करने हैं कभी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के वो शेयर्स जो जर्नल पब्लिक के लिए अवेलेबल ना थे ना होंगे, वो पोर्शन जो है आपके शेयर्स का, शेयर कैपिटल का, वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, इंटरनल पार्टीज ने ही ओन किया हुआ होता है, उसे कहते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है जी अदनान? जी मैम जी, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सुनी हुई है? सुनी हुई है, जेहन में नहीं आ रही फिलहाल। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, ये आपका यूं छुट्टियों में ये भी क्लियर हो जाना है। देखो जनाब, मेरे पास पैसे थे, मैंने क्या किया, पैसे थे, मैंने उन जितने पैसे थे मैंने 10 मरले का एक प्लॉट खरीद लिया। वो डायरेक्टली, मेरे साथ कोई और पार्टनर नहीं, डायरेक्टली मैंने वो आइटम खुद परचेज कर लिया। अब वो प्लॉट मैंने खरीद लिया, मेरा हो गया, ये मेरी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब मैंने सोचा जनाब मेरे पास 50 लाख था, मैंने एक इंडिविजुअल प्लॉट नहीं खरीदी, किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती हूँ, बट आई हैव जस्ट $500,000, 5 मिलियन है मेरे पास, 50 लाख है। तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि जनाब एक पार्टी है, उन्होंने एक नई कॉलोनी काटी है,
तो उसमें एज अ पार्टनर मैं ज्वाइनिंग दे देती हूँ, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ। तो वहाँ पे मेरे अलावा बाकी ऑनर भी होंगे, जितना मेरा पैसा है मैं जितना गुड़ मैं डालूंगी उतनी के अंगेज में मुझे मिठास, मुझे रिटर्न मिल जाएगा। अब 4 लोगों ने मिलकर पैसा डाला और वो नई कॉलोनी काटी आगे बेचनी शुरू कर दी, उसके अंगेज भी तो मुझे रिटर्न मिलेगा। ये भी मेरी एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैंने डायरेक्टली नहीं की है, वो किसी और के साथ मिलके किए। या एक ये एग्जांपल भी आपके इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, या फिर आपने क्या काम किया, बैंक को पैसे दे दिए। हमें पता है बैंक हमारे पैसे का क्या करता है, फिक्स डिपॉजिट के केस में क्या करता है, मुख्य जगहों पे इन्वेस्टमेंट करता है और उस इन्वेस्टमेंट के केस में आपको प्रॉफिट शेयर मिलता है। ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, खुद नहीं डायरेक्टली एसेट परचेज किया, खुद परचेज किया, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। किसी के थ्रू ये करवाया और उस जहां इन्वेस्टमेंट की वहां आपके अलावा बहुत सारे लोग और भी थे, तो वहां से आपको प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, जब चाहो पैसा इन्वेस्ट कर लो, जब चाहो विड्रॉ कर लो। रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। जहां एक पार्टनर होगा, मैं ही पार्टनर हूं, तो प्रॉफिट है तो मेरा, तो लॉस भी है तो उसका रिस्क भी मुझे ही बियर करना है। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इजीली सेल एंड परचेज नहीं होती। देखिए इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जब चाहो इन्वेस्टमेंट कर लो। नहीं आपने 50 लाख थे, बाकी लोगों ने तो कितनी की इन्वेस्टमेंट करी हुई है, 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपके पास नहीं है, आप उनसे कहो भाई अस्सलाम वालेकुम 50 लाख मेरा वापस कर दो, तो इजीली आप इन एंड आउट हो सकते हो। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से वो फ्लेक्सिबल होता है, रिस्क भी कम होता है। लेकिन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो लिक्विडेट नहीं होती, वो इजीली उसकी सेल एंड परचेज नहीं होती। इस वजह से जो आपके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका ऑटोमेटिकली जो होल्डिंग टाइम पीरियड होता है वो ज्यादा होता है। जब तक वो बिकेगी नहीं, जब तक आपको पोटेंशियल कस्टमर नहीं मिलेगा, वो बिकेगी नहीं, तो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट मजबूरन होल्ड करना पड़ती है। लेकिन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या है, जब मर्जी चले जाओ, जब मर्जी आ जाओ, तो वो शॉर्ट टाइम पीरियड की भी हो सकती है, लॉन्ग टाइम पीरियड की भी हो सकती है और मीडियम टाइम पीरियड की भी हो सकती है। मैम जी, ये सोल प्रोप्राइटर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी और जो शेयर्स हम परचेज करते हैं ये इनडायरेक्ट होगी, हाँ इस जी तरह कह बिल्कुल, सकते हैं? हाँ बिल्कुल इस तरह भी कह सकते हो, ये भी उसकी एक एग्जांपल में आ जाता है बेटे। ठीक है। ठीक है। अब जनाब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑप्शंस। हाइब्रिड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, उसको पढ़ लेना है। और इसके अलावा आपने ऑप्शंस की तरफ आना। अब ये ऑप्शंस क्या हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 555 पे। स्टार्ट करूं? यस मैम जी। अच्छा, आज वो आखिरी चैप्टर नहीं हो सकेगा, इसी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं बेसिकली? ऑप्शन सिंपल एक राइट है जो आप स्टॉक एक्सचेंज से परचेज कर सकते हैं। शेयर्स नहीं खरीदने, आपने कुछ फीस दी, पैसे दिए और ऑप्शन खरीद लिया। अब ऑप्शन क्या है कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज हमें ऑफर कर रहा है कि ऑप्शन था जिसकी लाइफ टाइम था, फर्ज करें 6 महीने का ऑप्शन मैंने खरीदा। अब उसमें क्या लिखा होगा, आपने प्रॉमिस नहीं किया, मतलब आपने ऑप्शन परचेज किया कि अगर मैं चाहूं तो इस स्टॉक एक्सचेंज से, इस ब्रोकर से, यहाँ से 6 महीनों के अंदर अंदर इस ऑप्शन के बेस में इतने शेयर्स जो हैं वो मैं चाहूं तो परचेज कर सकती हूँ, चाहूं तो सेल कर सकती हूँ। मतलब वो ऑप्शन परचेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जनाब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मैं चाहूं तो स्टॉक एक्सचेंज से इतने शेयर्स अगर खरीदना चाहूं तो मुझे स्टॉक एक्सचेंज ये ऑप्शन दे रहा है कि 6 महीनों के अंदर जब चाहूं तो मैं ये ऑप्शन अवेल कर सकती हूँ। तो भाई ठीक है, कितने शेयर्स मुझे मिल सकते हैं? मैंने ऑप्शन खरीदा 10 शेयर्स का, 10 शेयर्स आपको मिल सकते हैं। कितने में मिलेंगे वो प्राइस भी पहले से फाइनलाइज हो जाती है। जनाब आपको 6 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स आप हमसे 10 शेयर ले सकते हो, एक शेयर आपको 100 में मिलेगा। ठीक है, मैंने ऑप्शन परचेज किया, अभी शेयर्स नहीं परचेज किए, मैंने ऑप्शन परचेज किया और उसके लिए जो मैंने चार्जेस पे किए वो पे किए। उन्होंने कहा कि भाई इसके चार्जेस हम आपसे लेंगे ₹500 और इस ऑप्शन में लिखा क्या, आई वुड बाय 10 शेयर्स एट ₹100 ईच। ठीक है भाई, टोटल कितने में शेयर्स खरीदूंगी? 1000 रुपीज में विद इन नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन परचेज कर लिया। अब मैं ये ऑप्शन अवेल करूं ना करूं, मैंने ₹500 दे दिया। अब मैंने क्या करना है,
अब मैंने 6 मंथ्स वेट करना है, जिस कंपनी के शेयर्स परचेज करने का मैंने प्रॉमिस तो नहीं किया, ऑप्शन दिया है, तो अब मैंने इंतजार करना है कि 6 माह में क्या सिचुएशन। अब 6 माह के अंदर अंदर जब अभी 4 मंथ्स का टाइम पीरियड इलैप्स हुआ तो मुझे पता चला कि जिस कंपनी के ऑप्शन मैंने खरीदा था उस कंपनी का अब एक शेयर मार्केट में मार्केट प्राइस, इतनी प्राइस हो गई। अब जनाब मैंने क्या किया भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी से मैंने उन्होंने भी मुझे प्रॉमिस दिया हुआ था कि आप हमसे जो है शेयर्स खरीदना चाहोगे 6 महीने में तो हम आपको एक शेयर 100 में देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मार्केट में अब वो 130 का बिक रहा है, मेरी प्रोडिक्शन बिल्कुल सही थी। मैंने क्या करना है, उनसे कहना लाओ भाई साहब, उनसे मैंने 10 शेयर खरीदने 100 के हिसाब पे किया, 500 इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर चुकी थी, तो 1500 गया था। अब मेरा मैम जी डिस्टॉर्ट बहुत हो रही है, डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो रही है। अब देखो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है। जी जी मैम जी, वो जब आप मूव करती हैं देन फिर वो जैसे रेडियो नहीं चलता वैसे की बात आती है। अच्छा ठीक है, लो मैं अभी यहाँ पे स्टिल हो जाती हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक अब है देखो जी। मैंने कहा कि वो मार्केट में एक शेयर जो है, अच्छा इसको थोड़ा सा वैल्यू को मैं और बढ़ा लेती हूँ, 1000 इसको कर लेते हैं, ये 10,000 हो जाएगा, तो 10,500 ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी 130 की बजाय 1300 कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ है जनाब, मैंने वहां ब्रोकर को 500 रुपया दिया हुआ था पहले इस ऑप्शन को खरीदने का, ब्रोकर के साथ प्रॉमिस किया हुआ था हम आपसे 10 शेयर खरीदेंगे और जब आपसे खरीदेंगे आप हमें 1000 में एक शेयर बेचोगे। अब जब हुआ जनाब 4th मंथ का ही टाइम पीरियड इलैप्स हुआ तो मालूम हुआ कि उस कंपनी के शेयर मार्केट में, अब ब्रोकर को लग रहा था कि कीमत कम होगी, उसने हमें ये प्रॉमिस दे दिया, हमें लग रहा था कि बढ़ेगी और हमारी प्रेडिक्शन सही हुई है। अब मार्केट में वो 1000 की बजाय 1300 में बिक रहा है। हमने क्या करना है, 1000 रुपए के हिसाब से उस ब्रोकर से शेयर खरीदना है, 10,000 ब्रोकर को गया, 500 में ऑलरेडी पे कर चुकी थी, टोटल कितना मेरा खर्चा हुआ 10,500 का। मार्केट में फौरन से पहले वो मैंने शेयर बेच देना है, कितने का, 1300 को बेच देना है, 13,000 मुझे मार्केट से मिलना है। मुझे नेट बेनिफिट कितने का होगा, 2500 का। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब बेटे यहाँ पे है क्या, इसमें कुछ टर्म्स उसने यूज की हुई है, वो मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। ये तो ऑप्शन इस तरह वर्किंग करता है, और अगर फर्ज करो मार्केट में 6 महीने तक मैंने इंतजार किया, मार्केट प्राइस 1000 तक भी नहीं पहुंची, वो मार्केट में स्टिल 800-900 का बिक रहा है, मैं ऑप्शन अवेल नहीं करूंगी, छोड़ दूंगी, फिर मेरा ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना होगा, जो 500 मैंने पे किया हुआ था वो मेरा डूब जाएगा, नुकसान होगा। लेकिन जब तक प्रॉमिस प्राइस से मेरी शेयर्स की मार्केट वैल्यू जब तक उससे बढ़ नहीं जाती, मुझे प्रॉफिट नहीं दिख रहा, मैं तब तक इस ऑप्शन को अवेल नहीं करूंगी। अब इससे रेलेवेंट वो कुछ यहाँ पे टर्म्स यूज करता है जो कि मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले प्रीमियम का वर्ड यूज करता है। ऑप्शन खरीदने के लिए जो मैंने 500 के चार्जेस यहाँ पे सपोज किए हुए हैं, ये प्रीमियम। ऑप्शन को परचेज करने के लिए जो मैंने पैसे दिए हुए हैं वो है बेटा प्रीमियम। अब एक टर्म वो यूज करता है, देखो बोल्ड किया हुआ, एक्सरसाइज किया। अगर मैंने ऑप्शन को अवेल कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, शेयर्स खरीद लिए उनसे, ब्रोकर से, तो इसका मतलब मैंने ऑप्शन को अवेल कर लिया। ऑप्शन को अवेल करना कहलाता है एक्सरसाइज। ये मैंने क्या किया, खरीद कर बेच दिया, मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, सेल एंड परचेज कर दी, प्रॉमिस पूरा कर दिया। ये मैंने क्या किया, मैंने एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन। फिर वो टर्म यूज करता है, और अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया उसे कहते हैं लैप्स कर जाना। लैप्स क्या है, ऑपोजिट ऑफ एक्सरसाइज। ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज। ऑप्शन को मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, ओके जी। फिर उसने एक टर्म यूज की है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस हमारी इस एग्जांपल में क्या है, जिस प्राइस पे मैंने शेयर्स खरीदे थे ब्रोकर से, वो जो प्राइस पहले से उसके साथ प्रॉमिस कर ली हुई है, दिस प्राइस इज कॉल्ड स्ट्राइक
प्राइस। जिस कीमत पे मैंने ब्रोकर से, स्टॉक एक्सचेंज से वो शेयर्स खरीदने थे, जो प्राइस पहले से प्रॉमिस कर दी हुई थी, वो प्राइस हमारे पास कहलाती है स्ट्राइक प्राइस। अच्छा बेटे, अब इस हमारी एग्जांपल में मुझे बेनिफिट हो रहा है, मैं 100 का एक शेयर खरीद कर 1000 का एक शेयर खरीद कर 1300 में बेच रही हूं, तो बेटा जी मुझे इस पे बेनिफिट हो रहा है। अगर ऑप्शन को अवेल कर लें और उसमें बेनिफिट हो, तो इस बेनिफिट को हम कहते हैं इन द मनी। इन द मनी क्या है? प्रॉफिट ऑफ ऑप्शन। इन द मनी क्या है? प्रॉफिट ऑफ द ऑप्शन, ये इन द मनी है। और अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, प्रॉफिट होने की बजाय हमें उल्टा नुकसान हो गया, इसे कहते हैं आउट ऑफ मनी। इन द मनी प्रॉफिट ऑफ ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी लॉस ऑफ द ऑप्शन, ये भी हो गया। अब इसके अलावा ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ये दो चीजें क्या हैं? कॉल ऑप्शन है कि अगर आपने एजेंट से, ब्रोकर से ये प्रॉमिस किया कि आपने उनसे खरीदनी है चीज, ये कॉल ऑप्शन है। और अगर बेचनी है, आपने, आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज पड़ी हुई है और बेचने का आपने ऑप्शन परचेज कर लिया है, तो वो हम उसे कॉल ऑप्शन की बजाय पुट ऑप्शन कह देंगे। वर्किंग उसमें भी सारी सेम ऐसी होगी। खरीदते वक्त हम ये सोचते हैं कि जनाब कम कीमत पे खरीदें और ज्यादा में बेचें, अगर मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी तो हम बेचेंगे, हमें इन द मनी प्रॉफिट होगा, तो तब हम वो ऑप्शन अवेल करते हैं। सेल में क्या होता है? सेल में हम इसके ऑपोजिट चलते हैं कि जनाब मार्केट में इस वक्त वैल्यू जो है, वो जो शेयर्स मेरे पास है उनकी मार्केट वैल्यू इस वक्त ज्यादा है, लेकिन मुझे पता है कि फ्यूचर में इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो मैं उनको बेचने का, उनसे जान छुड़वाने का सोचूंगी कि बेच दो। अब ब्रोकर को लगता है कि जनाब नहीं, दूसरी पार्टी को, स्टॉक एक्सचेंज में सारा काम जो है वो एस्टिमेशंस की बेस पे चल रहा होता है। तो जनाब मुझे लगता है कि जो शेयर्स ऑलरेडी मेरे पास हैं उनको मुझे बेच देना चाहिए। लेकिन और क्यों बेच देना चाहिए? मुझे लगता है ये इस वक्त जो इनकी वैल्यू है वो इस वक्त मैक्सिमम वैल्यू, इसके बाद इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू गिरनी है, बढ़नी नहीं। अब ब्रोकर को लगता है नहीं और बढ़ेगी, तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे जो है उनके साथ पुट ऑप्शन अवेल कर लिया, उनको चार्जेस दिए और ब्रोकर से प्रॉमिस ले लिया कि जनाब आप इतने महीनों के अंदर अंदर ये शेयर हमसे इतने में खरीदोगे। वो अपोजिट हो जाता। अच्छा जनाब, और इसमें क्या है? अच्छा भाई, ऑप्शन इसके अलावा दो तरह के होते हैं, उसने यहाँ मेंशन किए हुए पेज नंबर 555 पे, एक्सचेंज ट्रेड ऑप्शंस एंड ओवर द काउंटर। अभी एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस दो तरह के, एक होते हैं ना कपड़े रेडीमेड होते हैं, रेडी टू वियर होते हैं, पहले से बने वो रेडीमेड कपड़े अवेलेबल है मार्केट से, जाएं पसंद करें ले आए। वो किसी एक खास कस्टमर के लिए तो नहीं बने होते, एक साइज सबके लिए बना होता, जो सा मर्जी खरीद दो, पहले से बने होते हैं, उसमें ऑल्टरेशन नहीं हो सकती, जैसा बना हुआ यू हैव टू परचेज। एक होता है कि जनाब कपड़ा लेके आप अपनी मर्जी का जो है वो टेलर से बनवा लो, उसे को अपनी स्पेसिफिकेशन बता दो, ऐसे से बनाना है आपने। तो इसी तरह ये ऑप्शंस हैं जो पहले से तैयार पड़े हुए हैं ब्रोकर्स के पास, ऑप्शंस रेडीमेड ऑप्शंस हैं, हम उन्हें बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस। ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ओपन मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ओवर द काउंटर, ओवर द शेल्फ के बारे में वो क्या कहता है, इन्हें ओवर द काउंटर या ओवर द शेल्फ ऑप्शंस भी कहते हैं। इनके साथ क्या लिखता है, दीज आर bespoke प्रोडक्ट्स। bespoke म्यूचुअली निगोशिएट करके उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज करती हैं दोनों पार्टी। bespoke बोलकर म्यूचुअली डिसाइड करके, निगोशिएट करके दो पार्टीज जो हैं इस ऑप्शन को डिजाइन करती हैं, वो आपके ओवर द काउंटर ऑप्शंस कहलाते हैं। उसके बाद उसने, जैसा मैंने एक छोटी सी एग्जांपल देके प्रॉफिट लॉस निकाला, वो उसने एग्जांपल देके आपको ऑप्शन के अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस निकालना सिखाया हुआ। उसके बाद जरा नेक्स्ट पेज पे आइए, फिर कुछ नई टर्म्स उसने यूज की हुई हैं। ये 557 पेज पे कैप्स, कॉलर्स एंड फ्लोर्स, ये पढ़ा हुआ है अदनान? नो मैम जी, ये नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, बाकी स्टूडेंट भी बता सकते हो बेटे। कैप्स, कॉलर्स एंड फ्लोर्स में डिफरेंस क्या है? कैप कहाँ होती है आपके सर पे, ये कॉलर है, फ्लोर है, ऑब्वियसली। ठीक है। अब देखो बेटे, मार्केट में जो रिटर्न्स होते हैं, बात करें डेट्स की, तो जो उनके अगेंस्ट में इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है।
अब मुझे लॉन्ग टर्म बेसिस पे पैसा चाहिए, 15 सालों के लिए मुझे कर्जा चाहिए। दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं अब मार्केट में जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोन मिल रहा है इस वक्त वो 10% पे मिल रहा है, और लॉन्ग टर्म पे लेती हूँ तो 15% पे मिल रहा है। अब मैं सोच में पड़ गई कि अगर 15 सालों के लिए कर्जा लूंगी तो हर साल 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म बेसिस पे हर साल कर्जा लिया वापस कर दिया, कर्जा लिया वापस कर दिया, तो उस पर 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन 5% इंटरेस्ट की सेविंग तो है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जनाब बार बार कर्जा लेना वापस करना, इस ट्रांजैक्शन के इंकर्ड होने के भी इटसेल्फ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। पॉसिबल है कि वो जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है, इंटरेस्ट का जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिचर कम हो, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम है। ये भी पॉसिबल है कि बेटे लॉन्ग रन में ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाएं कि जनाब इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो उल्टा लेने के देने पड़ जाए। शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो कर्जा उसका इंटरेस्ट रेट जो है और लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो इंटरेस्ट का रेट है वो 10-15% से कहीं ज्यादा बढ़ जाए, फिर मेरे ज़हन में एक पॉइंट आएगा, भाई फर्ज करो उस मार्केट में 20% रेट हो जाता है, तो अगर तो मैंने शुरू में ही कर्जा 15 सालों के लिए एक ही दफा ले लिया, 15% पे मैंने कर्जा ले लिया, तो 15 सालों मुझे यही इंटरेस्ट पे करना, चाहे मार्केट में वो 10% है एक्चुअल में, चाहे मार्केट में 20% की बजाय 30% पे चला गया, और दूसरा बार बार ट्रांजेक्शन नहीं करनी पड़ेगी, कर्जा लेना और फिर वापस करना और फिर नया फाइनेंसर ढूंढना, इस चीज से मेरी जान छूटेगी। देने वाले को भी मालूम है इस चीज का, हर किसी ने अपना अपना फायदा सोचना। उसके लिए क्या किया जाता है, इंटरेस्ट के जो रेंज है वो फाइनलाइज कर दी जाती है। मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा और मिनिमम कितना इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है, उसके मैक्सिमम और मिनिमम रेंज जो है, जो लिमिट है, वो फाइनलाइज कर ली जाती है। इंटरेस्ट का जो मैक्सिमम रेट चार्ज होगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, वो जो मैक्सिमम रेट होता है रिस्क की बेस पे, वो कहलाता है कैप रेट, और जो मिनिमम रेट आप चार्ज करोगे वो रेट कहलाता है फ्लोर रेट। और इस मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में कोई इंटरेस्ट रेट फाइनलाइज होगा, दैट यू हैव टू पे। और अगर आपने कर्जा लिया हुआ है आपको पे करना है, कर्जा दिया हुआ है आपको रिसीव करना है, वो जो रेट एक्चुअल में होगा मैक्सिमम मिनिमम के दरमियान में रेट होगा, उसे हम कहते हैं कॉलर रेट। ओके जी, ये भी हुआ। अब हम चलते हैं स्वैप्स की तरफ। ये स्वैप्स क्या होते हैं आपको पता है, इस वक्त हम इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट्स में डील कर रहे हैं, हमारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हर मुल्क उसमें इन्वॉल्व। जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है आपको फॉरेन करेंसी में डील करना पड़ता है। अब फॉरेन करेंसी में डील करने का मतलब है रिस्क है। कैसे भाई, रिस्क कैसे है, देखो अब मैंने अगर बाहर से कोई चीज खरीदी हुई है, मुझे डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ रही है, लोकल करेंसी में पेमेंट करने की बजाय डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगी। वो कैसे करूंगी, पहले जनाब लोकल करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करूंगी फिर पेमेंट करूंगी। अब कन्वर्जन रेट क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, वो तो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। मुझे जब वो रेट फ्लक्चुएट करेंगे तो मुझे पक्का कंफर्म ही नहीं है कि एग्जैक्टली मुझे कितनी अमाउंट आई हैव टू पे आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो ये रिस्क है ना। तो एक्सचेंज रेट अगर आपके एडवर्स चला गया तो आपको जितने प्रॉमिस पैसे उससे ज्यादा पे, लोकल करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पे करना पड़ेंगे। उसको तो भाई आपने $50 जिसको देने उसको तो $50 ही मिलने हैं, एक्सचेंज रेट कुछ भी हो, लेकिन उस $50 के एंगेज में आपको अपनी लोकल करेंसी कितनी यूज करनी पड़ेगी, वो आपके एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करता है कि कितनी लोकल करेंसी डील करना पड़ेगी। तो एक तो कन्वर्जन करवाने का रिस्क है, करेंसी को कन्वर्ट करवाने का रिस्क है, दूसरा उस पे कन्वर्जन के चार्जेस हैं, आपको उसको अमाउंट को पे करना है। इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए स्वैपिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब स्वैपिंग क्या है, जिस तरह आपने कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ी हुई ना, रिसीवेबल और पेएबल में पढ़ी हुई है, ये इस किस्म की पढ़ी हुई है ना, तो ये इस किस्म की होती है स्वैपिंग। हम क्या करते हैं कि फर्ज करें हमने एक तो इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, एक करेंसी स्वैप होता है। चलें पहले स्वैपिंग की करेंसी में बात करते हैं। मैंने क्या किया हुआ है कि जनाब एक चीज खरीदी हुई है, चलें इंग्लैंड के साथ हम कारोबार कर लेते हैं, हमने जनाब पाउंड्स में पेमेंट कर दी, मैंने पाउंड्स में पेमेंट करनी है और इंग्लैंड की कोई पार्टी उन्होंने यहाँ पाकिस्तानी किसी पर्सन को पैसे देने हैं पाक रुपीज में, और मैंने वहां पे किसी को जो है वो पाउंड्स पे करने।
अब जनाब हमें मालूम पड़ गया कि हमने इधर उन्होंने पाकिस्तान में पैसे देने और पाकिस्तान की एक पार्टी ने उनको पैसे देने, हम स्वैपिंग कर लेंगे। हम क्या कहेंगे कि भाई साहब आप बजाय इसके कि पाउंड को पाक रुपीस में कन्वर्ट करो, हमारे यहाँ पाकिस्तानी बंदे को पैसे दो और मैं अपने पाक रुपीस को कन्वर्ट करवाऊं, डबल ट्रांजैक्शन, और उधर पाउंड्स में पेमेंट करूं। आप मेरी पार्टी को पेमेंट कर दीजिए, मैं आपकी पार्टी को पेमेंट कर। तो उससे होगा क्या, जो बीच का देखो कितना बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लोकल बैंक भी आता है बीच में, स्टेट बैंक भी इन्वॉल्व होता है, उनके बैंक के चार्जेस भी होते हैं, कन्वर्जन रेट के भी जो है वो भी रिस्क होता है। इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगी, उन भाई साहब से कहूंगी कि भाई आपके जो पाकिस्तानी पर्सन को जितने पैसे देने मैं दे देती हूँ और आप मेरे बिहाफ पे पैसे वहां दे दीजिए, और जो अगर पैसों का डिफरेंस हुआ, फर्ज करें मैंने मेरे देने वाले ज्यादा थे, उनके यहाँ आने वाले पैसे कम थे, मैं उनसे कहूंगी कि जो कम अमाउंट है वो हम कॉन्ट्रा कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, जो रिमेनिंग डिफरेंस है वो मैं कन्वर्ट करके पेमेंट कर दूंगी, मेरे चार्जेस कम हो जाएंगे, मेरा रिस्क भी कम हो जाएगा। ये स्वैपिंग है। तो इंटरेस्ट की भी इसी तरह, इंटरेस्ट रेट की भी स्वैपिंग होती है, इसी तरह करेंसी की भी स्वैपिंग हो जाती है। उससे क्या होता है कि आपकी लोकल करेंसी को कन्वर्ट नहीं करवाना पड़ता, जब कन्वर्ट नहीं कराओगे तो कन्वर्जन के जो रिस्क हैं वो खत्म हो जाएंगे। हाँ जी बेटा, इस चैप्टर में बस आपने इतना ही गो थ्रू होना है। अच्छा नहीं, इसमें एक और टर्म मुझे सामने नजर आ गई है, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, दसो मुझे। हाँ जी बेटा, ये पढ़े हुए फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं पढ़े हुए? अच्छा, ये भी आपके स्टॉक एक्सचेंज के रिस्क को कम करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब इसमें है क्या कि देखें, ये बेसिकली हेजिंग होती है, आपके स्टॉक एक्सचेंज के रिस्क को कम करने के लिए होती है। जनाब मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं पहले बात करूं, मैंने उधार चीज बाहर से इंपोर्ट की, मैं बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हूँ, प्रोडक्शन का काम पाकिस्तान में करती हूँ, यहाँ चीजें बेचती हूँ, अब बाहर से इंपोर्ट किया है तो मुझे फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है। कब पेमेंट करनी है? जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा। मैंने उधार खरीदा था, मुझे 3 महीने का टाइम मिला, अब 3 महीने का टाइम मिला, 3 महीने के बाद मुझे पेमेंट करनी है। 3 महीने के बाद रेट जो है वो क्या होगा उसका मुझे डर खौफ लगा। अब आज भी देखो कहाँ पाउंड कहाँ से कहाँ चला गया, डॉलर किधर से किधर चला गया। गोल्ड की प्राइसेस देखे, मैं सुन के हैरान के जनाब, गोल्ड पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पर तोला 1,28,000 रुपए हो गए। अब आज का नहीं मुझे मालूम कि 1,28,000 से ऊपर है, ये कम है। तो ये रिस्क है कि भाई एक्सचेंज रेट इस तरह फ्लक्चुएट ना करे कि मुझे लेने के देने पड़ जाएं। अब करंटली अगर मैं एक्सचेंज रेट देखूं तो मुझे पे करना पड़ा है 10 लाख। अगर वो एक्सचेंज रेट एडवर्स हो गया मेरे अगेंस्ट तो मुझे 10 लाख की बजाय पॉसिबल है 12 लाख देना पड़े, और ये भी पॉसिबल है कि 10 लाख का 10 लाख ही देना पड़े, जो आज रेट है वो 3 महीने के बाद रेट हो, और पॉसिबल है वो कम भी हो जाए। फेवर में तो कुछ चीजें कम होती हैं, तो अंगेज में हमारे ज्यादा चलती हैं, अगर कम हो गया अल्लाह की मेहरबानी हो गई तो वो उसमें क्या होगा, मुझे 10 लाख की बजाय हो सकता है पाक रुपीस में 9 लाख की ही पेमेंट करनी पड़े। क्या करें, रिस्क है और ज्यादा एडवर्स का रिस्क है। इस रिस्क को कैसे अवॉइड किया जाए? हम क्या करते हैं, हम जिनसे कन्वर्जन करवानी होती है करेंसी की, उन एक्सचेंज ब्रोकर से पहले से प्रॉमिस कर लेते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जनाब 3 महीनों के बाद हमने आपसे लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाना है, आप ही से करवाना है, बताएं आप हमें क्या रेट देंगे। वो भी मार्केट में बैठे हुए ऑब्जर्व करें कि रेट अप डाउन हो सकता है, तो दोनों पार्टीज म्यूचुअली निगोशिएट कर लेती हैं कि जनाब ठीक है आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लें, मार्केट में एक्चुअल में जो भी रेट होगा हम आपको जो है $1 इतने पैसों में देंगे, इतने पाक रुपीस में देंगे। वो एक्सचेंज रेट जो होता है वो पहले से म्यूचुअली निगोशिएट करके फाइनलाइज कर दिया था। इसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि एक्सचेंज तो फॉरवर्ड में फ्यूचर में जाके करेंसी को एक्सचेंज करना, उसका रेट पहले से फाइनलाइज कर। जब रेट पहले से फाइनलाइज हो जाता है हमें सुकून हो जाता है कि हमें कंफर्म हो जाता है इतने पैसे देने, मार्केट में जो कुछ मर्जी होता रहे, डॉलर और महंगा हो जाए, पाउंड और महंगा हो जाए, क्योंकि उस ब्रोकर से आपने एक दफा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फाइनलाइज कर लिया हुआ है, तो वो आपको इतने पैसों में ही डॉलर देगा। आपने अपना रिस्क खत्म कर लिया। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसे डेरिवेटिव्स भी मैम कहते हैं ना? हाँ ये डेरिवेटिव्स भी होते हैं, तो ये फ्यूचर फॉरवर्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। पड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं
वो सिर्फ और सिर्फ सेल एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में जो आपने पैसों का एक्सचेंज करना होता है, उसमें एक्सचेंज रेट के रिस्क को अवॉइड करने के लिए जो रेट पहले से फाइनलाइज होता है उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फ्यूचर्स में ये होता है कि जनाब आपने शेयर्स खरीदने और बेचने हैं, उनका रेट खरीदने बेचने फ्यूचर में है, जाके चीजों को खरीदना फ्यूचर में है, शेयर्स हैं, वो आपके बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कमोडिटीज हैं, कोई चीज भी है, फ्यूचर में उनका एक्सचेंज होना है कीमत का, लेकिन उनका रेट अगर हम पहले से फाइनलाइज कर लेते हैं तो उसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। मतलब बेसिकली चीजें दोनों ही एक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन में जो आपने पेमेंट करनी है या लेनी है, उसमें करेंसी का जो एक्सचेंज रेट पहले से फाइनलाइज हो जाता है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर चीजों की सेल एंड परचेज के एंगेज में, और उसमें सिर्फ चीजें नहीं बल्कि शेयर्स एंड परचेज, शेयर्स, बॉन्ड्स, कुछ भी आ सकता है, डिबेंचर्स आ सकते हैं, उनकी प्राइस को पहले से फाइनलाइज कर लिया जाए तो वो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाने की बजाय। प्राइसेस को पहले से फाइनलाइज कर दिया। चलें जनाब, ये आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर। जस्ट इसको वन टाइम गो थ्रू होइएगा, टाइम हो गया, अदरवाइज वो इसी तरह इतनी सी डिस्कशन है आपके लास्ट चैप्टर की, कल डील किया तो कल कर लेंगे, अगर बोर हो गए तो पहले हम वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर को पढ़ेंगे, बाद में वो उसको पढ़ लेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैम पहले। हाँ, वो ये थ्योरी से बोरियत हो जाती है, चलो पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो आखिरी चैप्टर बाद में किसी दिन। हाँ जी बेटा। थैंक यू। यू वेलकम। मैम इसकी वेटिंग कितनी चैप्टर की? चैप्टर की वेटिंग कितनी है? चैप्टर की वेटिंग कितनी है? सर बेटे आपकी आवाज में बहुत सारी डिस्टॉर्शन है, मैं समझ। मैम इस चैप्टर की वेटेड कितनी चैप्टर की? मेरा ख्याल है 1-2% से ज्यादा नहीं होगी। मैम फिर टाइम वैल्यू मैंने स्टार्ट करना है डायरेक्टली। वो भी हम कभी ये क्या ऐसा ही कर लेते हैं टाइम वैल्यू। ओके। सिर्फ मैंने इसलिए पहले करवाया था, वो जरा जहन में वो टेंशन सी होती है ना, इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स रहते हैं, वो टेंशन खत्म की है। सिर्फ आपको बताया कि उन चैप्टर्स में कुछ नहीं है, ठीक है? तो चले कल टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ेंगे, और वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग तो 15 हमारा कोर्स कौन सी डेट को खत्म हो रहा है? विद इन दिस वीक इंशाल्लाह। 4 डेज चाहिए मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, 4 डेज। ओके मैम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। हाफिज।